का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी जो सीबीटी एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की आ चुकी है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? प्रैक्टिस, ठीक है। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो चीज़ आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो पीवाईक्यू होते हैं ये आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यू देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है और क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। और कई बार तो होता है क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं। ये चीज़ आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में। रेलवे में भी बहुत सारे, इवन कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब एग्जाम होता है तो शिफ्ट के ही क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जैसे ये समझिए कि किसी दिन के शिफ्ट का क्वेश्चन किसी अगले शिफ्ट में पूछा गया है, तो वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन जो है साइंस के जब वो पूछता है 10th लेवल तक का पूछता है, और अगर मान लो वो किसी टॉपिक से प्रश्न उठाया और वो टॉपिक आपने क्लियर कर रखा है, तो बताइए क्या पूछेगा वो? पार्टिकुलर किसी टॉपिक से पूछा अगर उसने क्वेश्चन, तो आपने उस टॉपिक को अगर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन को क्या घुमाएगा, कितना घुमाएगा वो? तो आप वहां से सारी चीजें कर पाएंगे ना, मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं यार, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आता कहाँ से, टॉपिक हमें कौन कौन से कवर करने हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको टॉपिक भी कवर करवाएंगे, ठीक है। सारे टॉपिक भी हम करवाएंगे, ठीक है, थ्योरी वाइज। तो वो भी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मतलब जो हमारे प्रश्न हैं वो साइंस के होंगे। और ये जो एग्जाम आपका हुआ था वो 17/9/2018 को पहले शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, ठीक है। और इसमें मैंने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप अगर साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 25 नंबर के, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस के, और 25 नंबर होता है, और 25 नंबर का कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में बहुत बड़ा होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा साइज को करते हैं बड़ा, अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है। आप सभी को पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? जल, यानी कि H2O बनता है। और इसी में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू मास, द्रव्यमान के हिसाब से। देखो, अब मैं आपसे बता रहा हूं, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर होने वाला है वो होगा 1:8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझते हैं थोड़ा इसको। देखिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 16। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 2। तो कर देंगे गुणा हम 2 से, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 16। फिर कट करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। आपका 2 8 16, यानी आपका कितना आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो आयतन के अनुसार क्या होगा, ध्यान देना। द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अगर पूछता है, मास के अकॉर्डिंग पूछता है तो 1:8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आयतन के अनुसार पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा? दो, देखो यहाँ पर 2 आपका होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो आप देखेंगे 2, और ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 1। तो इसका जो अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है। अगर आयतन के हिसाब से पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमाएगा। अब देखिए, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से क्वेश्चन सिर्फ 2 ही तरीके का बनेगा, ठीक है। 2 ही तरीके का बनेगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एक द्रव्यमान के अनुसार जो कि होता है 1:8, ठीक है, और एक आयतन के अनुसार जो कि होता है 2:1। चाहे इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, और जो कि मैंने आपको समझा दिया आप इसको समझ लीजिए, कभी भी जरूरत पड़े आप इसको बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, ओ ठीक है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी अब क्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो मतलब क्या है? देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बल की, ठीक है, बल की अगर हम बात करें जिसको आप बोलते हो फोर्स, तो फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप का होता है। एक होता है ये बैलेंस्ड, ठीक है,
एक होता है ये बैलेंस्ड और एक होता है नॉन बैलेंस्ड, या फिर इसको बोल सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये जो हमारा बैलेंस्ड होता है यानी ये इसको हमारा होता है संतुलित बल, ठीक है। ये होता है हमारा संतुलित बल और ये क्या होता है असंतुलित बल। देखो दोस्तों, जब दो, ठीक है, मान लीजिए दो चीज, दोनों तरफ से बल लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से बल लग रहा है और दोनों तरफ से इक्वली अगर फोर्स जनरेट किया जा रहा है, दोनों तरफ से अगर बराबर का बल लगा जा रहा है, तो वो हमारा जो बल होता है वो संतुलित होता है। अगर किसी तरफ से ज्यादा और किसी तरफ से कम बल लग रहा है तो हमारा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रस्सा कसी का खेल होता है, तो इधर से रस्सी खींची जा रही है, इधर से रस्सी खींची जा रही है दोनों टीमों द्वारा। अगर बराबर का फोर्स लग रहा है, बराबर का बल लग रहा है, तो अगर बराबर का बल लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे संतुलित। और अगर बराबर का बल नहीं लग रहा है किसी टीम ने, मान लीजिए टीम ए है, ये टीम बी है, तो टीम ए ने ज्यादा बल लगा दिया तो टीम बी क्या करेगी, चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और उसमें निरंतर परिवर्तन किसमें होगा, तो दोस्तों इस बात को ध्यान देना है, जो निरंतर परिवर्तन होगा वो होगा चाल में। किसमें होगा, चाल में। अगर असंतुलित बल लगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, चाल में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात एकदम तय है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कोई बात अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को आप जरूर डालिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। देखिए पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। देखो दोस्तों ये बात एकदम एकदम अंडरस्टूड सी है, आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम बात करें तो दोस्तों उसमें है 18 वर्ग। और अगर हम बात करते हैं आवर्त की, तो इसमें होते हैं आवर्त, कितने आवर्त होते हैं, 7। देखिए जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, हमारे ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग। और जो हमारे 36 कॉलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 36 कॉलम होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त। तो 36 कॉलम हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। लेकिन जो हमारे ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे कितने, 18। ये कितने होते हैं दोस्तों, 18। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख पाएंगे तो हालांकि मैं इसकी यहाँ पर पिक लगा सकता था लेकिन नहीं लगा। चलो नेक्स्ट टाइम से इस बात को हम ध्यान देंगे, पीरियड टेबल की पिक लगा देंगे, ठीक है, उसकी पिक्चर लगा के आपको हम समझा देंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल में आप सभी को पता है कि जो हमारा 18वां, ठीक है, 18वां वर्ग बोल लो या फिर 18वां समूह, समूह को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो हम बात करते हैं 18वां वर्ग जो होता है, तो 18वें वर्ग में हमारी जो गैसें होती हैं आपको सबको पता होगा वो कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एक होती है आपकी रेडॉन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हीलियम के बाहरी कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना होता है, 2। बाकी सब के बाहरी कक्षा में कितने कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, ओ फिर से लिखना पड़ेगा इसको। मैंने बात की कि इसमें जो हमारी गैसेस होती है कौन कौन सी होती हैं, होते हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हम बात करते हैं कि हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोस्तों हीलियम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, और नियॉन के बाहरी कक्षा में 8। बाकी सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, ठीक है, इसका होता है 86। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ पाएंगे दोस्तों कि जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कहा जाता है कि भैया उसका अष्टक पूरा होता है, और जिसका अष्टक पूरा होता है वो पूर्ण होता है। वो पूर्ण होता है यानी उसको अब किसी से बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो सेटिस्फाई होता है खुद ही में, तो पूर्ण माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख पाएंगे कि जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है, उसका बाहरी कोश जो होता है वो पूर्ण होता है, यानी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा 18वां वर्ग होता है दोस्तों, 18वां वर्ग को हम क्या बोलते हैं, 8A बोलते हैं, ठीक है, 8A बोलते हैं, या फिर इसी को हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, शून्य समूह भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप 8A बोलें, या फिर जिसको आप बोल रहे हैं, या फिर आप बोलेंगे 7A, या फिर आप बोलेंगे 6A, या फिर आप बोलेंगे 5A, या फिर बोलेंगे 4A, या बोलेंगे 3A। तो अब ये समझिए जैसे 3A है, 4A, तो
तो जैसे 3a की बात की हमने, तो इसके सब के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4a इसके सब के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5a इसके सब के बाहरी कक्षा में 5 होंगे। 6 इसके बाहरी कक्षा में 6 होंगे। 7 इसके बाहरी कक्षा में 7 होंगे। 8 इसके बाहरी कक्षा में 8 होंगे। और जिसके बाहरी कक्षा में 8 होते हैं उसका अष्टक पूरा माना जाता है। इसका मतलब आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 18वां वर्ग। ठीक है, आपका 18वां वर्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18th, ठीक है, 18th ग्रुप आपका 18वां समूह जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो गया था आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा भैया कि यदि एक कार ड्राइवर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है मतलब कार को चला रहा है, तो कहने का मतलब क्या करें, अगर हम बात करते हैं कार की, अगर चाल की बात करें तो दोस्तों कार की अगर हम चाल की बात करेंगे तो चाल जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, क्योंकि देखो आप जो आंसर देख पा रहे हैं इसमें किलोमीटर में देख पा रहे हैं, तो हम चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम इसमें हम कर देंगे 18/5 से गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा डाटा किसमें आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 18 त्रिक कितना हो जाएगा 54। तो आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है चाल हमें मिल जाएगी किलोमीटर में। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या भैया, पूछा आपसे दूरी। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो चाल कितनी निकल के आई है, चाल है 54। ठीक है, और समय कितना है, समय आप देख पाएंगे 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अगर हम क्या 10/3 नहीं लिख सकते हैं, बोलिए 10/3 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको आप देखेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना निकल करके आएगा, आप 3 से काट रहे होंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और ठीक है 3 8 24 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 18 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। तो यानी कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 180 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, न्यूमेरिकल आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के बढ़िया आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका किसी वस्तु पर कार्यशील गुरुत्व बल कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, अब ये किसी वस्तु पर कार्यशील जो गुरुत्व बल होता है वो क्या कहा जाता है, देखिए समझते हैं दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक तल है, ठीक है, ये एक तल है, ठीक है, ये एक तल है, पृष्ठ है, और इस पर हमने क्या किया, इस पर मान लीजिए हमने कोई पृष्ठ रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई पृष्ठ रख दिया। अब हम बात करते हैं, ये पृष्ठ जो होता है इसके ऊपर नीचे की ओर एक, ठीक है, नीचे की ओर एक बल लगाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी इसके ऊपर एक बल लगाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया बल यानी कि आर। तो यहाँ पर जितना प्रतिक्रिया बल लगता है उतना ही भार लगता है नीचे, या फिर ये बोलने नीचे जितना भार लगता है उतना ऊपर प्रतिक्रिया बल लगता है, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर W बराबर फॉर्मूला होता है mg। m क्या होता है, मास किसका, पिंड का। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यानी बोल सकते हैं W बराबर आपका फॉर्मूला होता है mg। तो बात करते हैं जो नीचे की ओर बल लग रहा है, तो दोस्तों वो कुछ और नहीं है, वो कुछ और नहीं है बल्कि आपको पता लग गया होगा उसका सही जवाब क्या होने वाला है, वो हो जाएगा आपका भार। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भार हो जाएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, ठीक है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। देखो दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर ये है, सपोज करो कि मान लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है,
इस बिंदु को कोई अपना सेंटर मान करके कोई पार्टिकल्स यूं सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि मान लीजिए पिंड इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है, तो ये ऐसे इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है ये। तो ऐसे जब यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से घूम रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर ना, यानी इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और इस बल की दिशा होती है केंद्र की ओर हमेशा। इस बल की जो दिशा होती है किधर होती है, केंद्र की तरफ होती है। और इस केंद्र की तरफ जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और यही नहीं, इसके ऊपर एक बाहर की तरफ भी बल कार्य करता है, ठीक है, बाहर की तरफ भी इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, इसको हम बोलते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्र बल, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी को हम छद्म बल भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, छद्म बल, ठीक है, छद्म बल भी बोलते हैं किसको, अपकेंद्र को। और अभिकेंद्र जो होता है हमारा अंदर की ओर लगने वाला बल होता है, और जो अपकेंद्र बल होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। अपकेंद्र बाहर की ओर और अभिकेंद्र अंदर की ओर लगने वाला, किसके, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि आपका हो जाएगा अभिकेंद्र बल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात को ठीक है समझ लेना है मेरे भाई। और अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है F बराबर होता है mv² अपॉन में होता है r, mv² अपॉन में r होता है अभिकेंद्र बल का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि पूछा है मेरा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण रक्त वाला प्राणी है। उष्ण रक्त मतलब पूछ रहा है भैया आपसे कि गर्म खून वाला प्राणी कौन है। आप सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है, या तो होता है स्तनधारी का, ठीक है, या तो होता है स्तनधारी यानी मैमल्स का, या फिर होता है पक्षी का, ठीक है, या फिर किसका होता है, पक्षी का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पक्षियों में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है, तो वो होता है आपका कबूतर का, ठीक है, कबूतर का सबसे ज्यादा गर्म खून होता है। तो यहाँ पर ठंड मौसम में ये एक्चुअल में क्या होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो ठंड में अपने मतलब इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे गर्मी है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करके, थोड़ा अपने आप को ठंडा रख करके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि उसको उसके वातानुकूलन में रखते हैं, उसके अनुकूल रखते हैं, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, ताकि वो सरवाइव कर सकें सभी प्रकार के मौसम में, चाहे गर्मी हो और चाहे ठंडी हो। दोस्तों क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही प्यारा है, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है मेरे भाई, इस बात को आप सभी लोगों ने ध्यान देना है। बात करते हैं कि वो चलिए ये वाला क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पोरपोइसेस, ठीक है। पोरपोइसेस की अगर हम बात करते हैं तो पोरपोइसेस पूरी तरह से जलीय समुद्री स्तनधारियों का एक समूह है जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकता है। बात करते हैं कि ये जीव इकोलोकेशन को अपनी प्राथमिक संवेदी प्रणाली के रूप में उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड के रूप में जाना जाने वाले उच्च आवृत्ति ध्वनि को बाहर भेजकर वे प्रतिध्वनि का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि ध्वनि किरण किस प्रकार की वस्तु से टकराई है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पोरपोइसेस। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोरपोइसेस है क्या, तो ये पूरी तरह से जलीय समुद्री स्तनधारियों का एक समूह होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत ही आसान है, वो है आपका वॉशिंग सोडा के मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस प्रश्न का जवाब तो आप बहुत बेहतरीन दे पाएंगे। तो देखिए वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। जवाब अब आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब यही पूछा है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर बखूबी देख पा रहे हैं कि जल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10H2O मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है कि जल के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जल के कितने मॉलिक्यूल्स है 10। ठीक है 10 अणु हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, अब ये जो हमारा ऊतक होता है कौन सा होता है, कौन सा ऊतक होता है हमारा, जिसके कारण
जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आती है। किस ऊतक के कारण आती है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं उनको आप झुका दो, ठीक है? उनको झुका दो या पेड़ को ही जब स्टार्टिंग फेज़ में होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको आप झुका दो तो क्या होता है? वो टूटता नहीं है, थोड़ा क्या होता है, झुक जाता है और उसके बाद क्या होता है, झुकने के बाद वो फिर से सीधा हो जाता है। तो यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, किस ऊतक के कारण आती है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भर देना है, ठीक है? चलिए फिर दोस्तों, अगर नहीं आता है तो आप भी कमेंट कीजिएगा, जिसको हम, ठीक है, आपको रिप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, होपफुली आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।